इंडिया चाइना के बाद वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर है। ग्लोबल राइस प्रोडक्शन का अप्रोक्स 23% इंडिया में प्रोड्यूस होता है और ये 4% पर एनम के रेट से ग्रो हो रहा है। इंडिया में राइस के हजारों वैरायटीज अवेलेबल हैं, जिन्हें जनरली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, बासमती एंड नॉन बासमती। बासमती इंडिया में उगने वाला हाईएस्ट क्वालिटी का राइस होता है, जो कि अपने लॉन्ग लेंथ और एरोमा के वजह से जाना जाता है। इसकी पैदावार इंडो गैंगेटिक प्लेन रीजन में साल में सिर्फ एक बार होती है और ये उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर में उगाए जाते हैं। वर्ल्ड का 70% से ज्यादा बासमती राइस इंडिया में ही प्रोड्यूस किया जाता है। इंडियन बासमती राइस मार्केट 25 लाख मेट्रिक टन पर एनम का है, जिसमें से 15 लाख मेट्रिक टन अनब्रांडेड बासमती राइस का है और 10 लाख मेट्रिक टन ब्रांडेड बासमती राइस का। इंडिया के ब्रांडेड बासमती राइस सेगमेंट का टॉप प्लेयर है केआरबीएल लिमिटेड। केआरबीएल लिमिटेड की स्थापना 1889 में लयालपुर में हुई थी, जो कि अब पाकिस्तान के फैसलाबाद में है। कंपनी को खुशीराम और बिहारी लाल बंधुओं ने स्टार्ट किया था, जिनके नाम पर कंपनी को केआरबीएल नाम दिया गया। 1947 में पार्टीशन के बाद कंपनी दिल्ली के लाहौरी गेट नया बाजार में शिफ्ट हो गई। 1970 तक कंपनी गेहूं, कॉटन और एडिबल ऑयल्स का बिजनेस ही करती थी, बट उसके बाद कंपनी ने मेजरली राइस के ट्रेड में फोकस किया और 1985 से कंपनी ने राइस का एक्सपोर्ट भी स्टार्ट कर दिया। प्रेजेंटली केआरबीएल वर्ल्ड की लार्जेस्ट राइस मिलर एंड लार्जेस्ट बासमती राइस एक्सपोर्टर है। इंडिया के मार्केट का 35% से ज्यादा का मार्केट शेयर केआरबीएल लिमिटेड के पास है। इसके अलावा वर्ल्ड का लार्जेस्ट राइस मिलिंग प्लांट भी केआरबीएल लिमिटेड का ही है। केआरबीएल के प्रोडक्ट्स वर्ल्ड के 82 कंट्रीज में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। केआरबीएल लिमिटेड कनाडा, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, कतर, यूएई, बहरीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड फिजी में बिकने वाला टॉप इंडियन बासमती ब्रांड है। राइस के अलावा केआरबीएल हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर्स के लिए सुपर फूड्स और राइस ब्रांड ऑयल्स का भी प्रोडक्शन करती है। इसके अलावा कंपनी राइस मिलिंग में निकलने वाले धान के छिलके का यूज करके पावर जनरेशन का काम भी करती है और साथ ही विंड एंड सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम भी करती है। कंपनी का टोटल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी अप्रॉक्स 145 मेगावाट का है। लास्ट एनुअल रिपोर्ट के अनुसार कंपनी के रेवेन्यू का 51% डोमेस्टिक मार्केट से जनरेट होता है, 46% इंटरनेशनल मार्केट से और 3% रेवेन्यू पावर जनरेशन सेगमेंट से आता है। इसके अलावा अगर प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू मिक्स को देखें तो केआरबीएल का 88% रेवेन्यू बासमती राइस सेगमेंट से जनरेट होता है। प्रेजेंटली केआरबीएल के 14 राइस ब्रांड्स हैं, जिनमें से इंडिया गेट और यूनिटी कंपनी के टॉप राइस ब्रांड्स हैं और ये दोनों मिलकर कंपनी के ओवरऑल पोर्टफोलियो का 88% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। कंपनी के प्रमोटर्स के पास 59.5% का स्टेक है, जो कि काफी अच्छा है। इसके अलावा कॉर्पोरेट हाउसेस 13% और गवर्नमेंट 6% शेयर्स होल्ड करते हैं। इसके अलावा कंपनी में पब्लिक शेयर होल्डिंग काफी हाई है। हाई पब्लिक शेयर होल्डिंग और म्यूचुअल फंड्स का लो होल्डिंग दोनों ही कंपनी के लिए नेगेटिव है। केआरबीएल एक रेगुलर डिविडेंड पेइंग कंपनी है और पिछले कई सालों से कंपनी का डिविडेंड इंक्रीज होता आ रहा है। क्वार्टरली बेसिस पे रेवेन्यू, एबिटा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और कैश प्रॉफिट चारों ही स्टेजेस में कंपनी का परफॉर्मेंस लास्ट ईयर के Q3 से खराब ही रहा है, जिसका मेन रीजन था स्लो इकोनॉमिक कंडीशंस और लो डिमांड ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन। 9 मंथली बेसिस पे कंपनी का टोटल इनकम लास्ट ईयर सेम 9 मंथ्स के कंपैरिजन में 11.5% डाउन रहा, बट क्योंकि इस बार टोटल एक्सपेंसेस डाउन था, इस वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स लास्ट ईयर से मार्जिनली हाई रहा। फिर टैक्स पे करने के बाद 9 मंथली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और अर्निंग पर शेयर अप्रॉक्स 3% अप रहा। अगर आप एक्सपेंसेस सेक्शन में फाइनेंस कॉस्ट पे ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट पहले के कंपैरिजन में 1/3 हो गया है और इसका रीजन ये है कि कंपनी ने लास्ट 3 क्वार्टर्स में अपने डेट को काफी ज्यादा डिक्रीज किया है। एट द मोमेंट कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। राइस मिलिंग एक कमोडिटी बिजनेस है, जिसका मेन रॉ मटेरियल होता है धान। अब क्योंकि बासमती की खेती साल में सिर्फ एक बार होती है, इस वजह से कंपनी को जरूरत का सारा क्वांटिटी हार्वेस्टिंग सीजन में खरीद कर रखना पड़ता है, जिसके वजह से कंपनी का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट काफी बढ़ जाता है। जनरली फ्रेश बासमती को कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक स्टोर किया जाता है। ऐसा करने से बासमती की क्वालिटी इंप्रूव होती है। इस प्रोसेस को एजिंग कहा जाता है।
केआरबीएल में बासमती को उसके वैरायटी के अकॉर्डिंग 1 से 2.5 साल तक के लिए एज किया जाता है, जिसके लिए कंपनी को वेयर हाउस, पावर, मॉइस्चर कंट्रोल, फूड सेफ्टी जैसे चीजों पर काफी ज्यादा ओवरहेड कॉस्ट इनकर करना पड़ता है, जिसके वजह से राइस मिलिंग एक कैश इंटेंसिव प्रोसेस बन जाता है। केआरबीएल का 46% रेवेन्यू एक्सपोर्ट के थ्रू जनरेट होता है। इस वजह से कंपनी पर हमेशा ही वोलेटाइल करेंसी फ्लक्चुएशंस का खतरा रहता है। अब क्योंकि राइस मिलिंग एक कमोडिटी बिजनेस है, इस वजह से कंपनी को हमेशा ही कमोडिटी साइकिल और फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। पैंडेमिक के बाद से होटल्स, रेस्टोरेंट्स और दूसरे इंटरनेशनल क्लाइंट्स की तरफ से प्रीमियम राइस सेगमेंट के डिमांड में कमी आई है। इसके अलावा पैंडेमिक के बाद से बहुत से कंट्रीज ने अपना इंपोर्ट नॉर्म्स भी काफी स्ट्रिक्ट कर दिया है, जो कि इंडियन राइस इंडस्ट्री के लिए नेगेटिव है। हार्वेस्टिंग सीजन के बिगिनिंग में स्लो इकोनॉमिक कंडीशंस और अनसर्टेन मार्केट सेंटीमेंट्स की वजह से धान का प्राइस काफी लो था। उस वक्त केआरबीएल ने एक इंटेलिजेंट डिसीजन लिया और नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए सफिशिएंट धान खरीद कर रख लिया। गोइंग फॉरवर्ड ये डिसीजन कंपनी के लिए काफी प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। पैंडेमिक के बाद से ऑनलाइन ग्रोसरीज परचेज करने का ट्रेंड बढ़ा है, जिसके वजह से केआरबीएल का ई कॉमर्स सेल्स 45% से इंक्रीज हुआ है और साथ ही कंपनी के रिटेल कस्टमर्स भी इंक्रीज हुए हैं। इंडिया वर्ल्ड के टॉप 15 एग्री प्रोडक्ट एक्सपोर्टर्स में से एक है। लास्ट कुछ सालों से इंडिया का एक्सपोर्ट रेट सबड्यूड रहा है, बट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल ईयर 2022 के एंड तक इंडिया का एग्री एक्सपोर्ट $60 बिलियन का होने की उम्मीद है। डेली चार्ट में आप देख सकते हैं कि केआरबीएल ने लास्ट एक साल में कई बार 180 से 175 लेवल्स पे सपोर्ट लिया है। लास्ट कुछ दिनों से स्टॉक फिर इन्हीं लेवल्स को डिफेंड करने का कोशिश कर रहा है। हालांकि सेकेंड लास्ट सेशन में केआरबीएल ने अपना न्यू 52 वीक लो बनाया और उसके बाद ये सपोर्ट लाइन के ऊपर क्लोज हुआ। स्टॉक के इस सबड्यूड परफॉर्मेंस के पीछे मेन रीजन ये है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने केआरबीएल के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अनूप कुमार गुप्ता को 3600 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट किया। ये मनी लॉन्ड्रिंग ऑगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर स्कैम में किया गया था। मिस्टर अनूप कुमार गुप्ता के अरेस्ट के बाद स्टॉक में 15% से ज्यादा का फॉल आया था और उसके बाद से शेयर अंडर परफॉर्म कर रहा है। उसके पहले 2018 में भी इसी केस में केआरबीएल के फॉर्मर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मिस्टर गौतम खेतान का नाम भी आया था और उन्हें भी अरेस्ट किया गया था। उस वक्त 2018 में केआरबीएल अपने लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था और उसके बाद से स्टॉक ने अंडर परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। 3 हफ्ते पहले कोर्ट ने मिस्टर गुप्ता को बेल दे दिया है। इस मैटर में केआरबीएल और मिस्टर गुप्ता का क्या और कितना रोल है, ये कह पाना अभी काफी मुश्किल है। हालांकि इस मनी लॉन्ड्रिंग केस से कंपनी को ऑपरेशनल फ्रंट पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, इसलिए करंट लेवल्स पे आप इसमें ट्रेडिंग के व्यू के साथ बाइंग कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 170 रुपीज। हालांकि याद रखिए कि शेयर कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है और हम एक फॉलिंग नाइफ को कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अपर साइड में 200 एंड 225 लेवल स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे और इन लेवल्स के ब्रेक होने के बाद स्टॉक में एक्चुअल रन स्टार्ट होगा, जो कि स्टॉक को 300 लेवल्स के ऊपर लेके जा सकता है। याद रखिए कि ये मेरी तरफ से आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है और आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। चलिए फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।